आदाब। हमारा जो अगला सेशन है, रोल ऑफ मीडिया इन वुमेन एम्पावरमेंट, यानी औरतों की खुद मुख्तारी की जद्दोजहद में मीडिया का किरदार, इस पे गुफ्तगू के लिए मैं दावत दे रहा हूँ जाने पहचाने सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब को। मोहतरमा तस्नीम अहमद साहिबा, जो एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मुसलसल काम करने वाली NGO अक्स की सरबराह हैं। स्टेज टीवी तारुफ की मोहताज नहीं है, सानिया सईद। और टेलीविज़न पे कई सीरियल्स आपने देखे होंगे, पढ़ा भी रही हैं, थिएटर के लिए भी लिखती हैं, मोहतरमा बी गुल। और स्टेज और टीवी का एक और जाना पहचाना नाम मोहतरमा बख्तावर मज़हर साहिबा। ये जो पिछला सेशन था ख़वातीन की माशी खुद मुख्तारी के ताल्लुक़ से शमशाद अख्तर साहिबा के साथ जो गुफ्तगू थी, उसमें जो मॉडरेटर थे उन्होंने एक कुरानी आयत का भी हवाला दिया। मुझे अचानक से 1500 साल पहले की एक नहायत मोहतरम ख़ातून याद आ गई, जिनका तस्करा उलमा बावजूद बहुत ही कम करते हैं। हालांकि वो इंतहाई अहम किरदार हैं इस्लामी तारीख़ का, और उनका इसमें ग्रामी है हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो मुझे इसलिए याद आई कि हमें ये बताया जाता है कि 1500 साल पहले का जो मक्का था, या जो कबायली या अरब माशरा था, उसमें लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। उसी माशरे में एक ख़ातून अपनी बिजनेस एम्पायर चला रही थी। सौ ऊँटों के काफ़िले यमन और दमिश्क जाते थे, और आजकल के हिसाब से जो टर्नओवर था वो करोड़ों रुपए का था। और उन्होंने कारोबारी इंतज़ाम बाद में हमारे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उन्हें सौंपा, लेकिन बिज़नेस बंद नहीं हुआ, वो चलता रहा। तो उस लिहाज से मुझे ये किस्सा ऐसे लगता है जैसे मैं किसी 2020 के अजीम किरदार की बात कर रहा हूँ, इतना मुझे ये ताज़ा लगता है। तो इसका तस्करा अब आपको समझ में आ गया होगा कि उलमा क्यों नहीं करते, लेकिन ख़वातीन की जो मूवमेंट है उसे इनका तस्करा ज़रूर करना चाहिए। आजकल के उलमा जो तस्करा करते हैं, मैं चूँकि सहाफ़ी हूँ, तरह तरह के लोगों से मेरा उठना बैठना है, जो नौजवान उलमा हैं वो भी मेरे दोस्त हैं, मैं उनके हुजरों में जाके खाने भी खाता हूँ, गुफ्तगू भी करता हूँ। दीन का इल्म तो मेरा वाजिबी सा है, लेकिन मैंने अपने जो आलिम दोस्त हैं उनसे अच्छा खाना किसे कहते हैं उसका जायका सीखा, अच्छी उर्दू सीखी, और मयारी फ़ोहश कलामी कैसी होती है वो सीखी।
चूँकि ये रोल ऑफ मीडिया इन वुमेन एम्पावरमेंट है, लिहाजा मैं आपको, आप में से कुछ को ये ख़बर शायद पता हो, बहुत सौ को शायद ना पता हो कि आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अतहर मिनल्ला, उन्होंने कोई 8 दरख्वास्तें थीं औरत आज़ादी मार्च रुकवाने की, उनको कबूल नहीं किया और फ़ैसला महफूज किया है, लेकिन एक रूलिंग दी है और उस रूलिंग में जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा है कि मुंतज़मीन ये चाहते हैं, औरत मार्च के मुंतज़मीन, कि इस्लाम ने औरतों को जो हुकूक दिए हैं मगर समाज ने ये हुकूक गसब कर लिए हैं, उन्हें बहाल किया जाए। इसमें गलत बात क्या है? दरअसल कबायली जहनीत ने समाज को घेर लिया है और यही असल मसला है। ये चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन है। आगे वो फरमा रहे हैं कि जहाँ तक इस नारे का ताल्लुक़ है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो औरत मार्च के मुंतज़मीन इस नारे की जो तौजी पेश कर रहे हैं या वजाहत कर रहे हैं, उसे बांधने की बजाय ये क्यों कहा जा रहा है कि नहीं, आपकी वजाहत गलत है और हम जो कह रहे हैं कि ये नारा फौश है तो यही वजाहत दुरुस्त है। ये वक्त है कि समाज अपने गिरेबान में झांक के देखे कि जिन हुकूक़ को देने के लिए खुदाई अहकामात वाज़ेह हैं, क्या हम उन्हें भी पूरा कर रहे हैं या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस माशरे में बहुत से इस्लामी अहकामात हैं जो रोज़ाना पामाल किए जा रहे हैं, कभी दरख्वास्त गुजार उनके बारे में भी किसी अदालत से रुजू कर लें। तो मज़हर अब्बास साहब क्या कह रहे हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, मुझे ज़रा समझाएं। रोल ऑफ मीडिया इन वुमेन एम्पावरमेंट। अच्छा, मीडिया की डेफिनेशन एक तो ये है कि हम सब जानते हैं कि अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह, मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी हमें एक्सपेंड करनी चाहिए मीडिया की डेफिनेशन। मीडिया का मतलब है कि हर वो ज़रिया जो कम्युनिकेट कर सके, उसमें फ़िल्म भी है, उसमें थिएटर भी है और उसमें सेमिनार्स भी हैं, उसमें जो है एम्पावरमेंट का वर्क भी है और इसमें ज़ाहिर है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया और सोशल मीडिया है वो भी आते हैं। तो इस दायरे में रह के अगर गुफ्तगू की जाए तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर अंदाज में गुफ्तगू हो सकेगी। जनाब जी शुक्रिया। आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन बताई और रूलिंग बताई। उसके आगे की बात मैं बता देता हूँ कि उसके बाद अभी मैं प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में था जब पैमरा की एडवाइस आई कि औरत मार्च में कोई भी उनके बकौल इनडिसेंट लैंग्वेज स्लोगन्स ये नहीं एयर किया जाएगा, तो उन्होंने तो पाबंदी लगा दी है अपने लिहाज से इंटरप्रिटेशन करके औरत मार्च की, और अच्छी खासी 2 सफ़े की 2 या 3 सफ़े की वो एडवाइस है। वो आ गई, अब किस हद तक चैनल्स उसको फॉलो करते हैं नहीं करते हैं ये देखना है। देखिए, यहाँ शायद हो सकता है कि बहुत से जो नौजवान हैं उन्हें नवाबपुर याद नहीं हो, लेकिन मुझे याद है और मुझे ये भी याद है, और ये इस ख़ास स्लोगन का जो बैकग्राउंड है उसके लिहाज से अगर देखा जाए, ग़ालिबन कोई कुछ ख़वातीन थीं जिनको बरहना करके नवाबपुर के एक विलेज में चलाया गया था, और ग़ालिबन ये जो मूवमेंट है ये वहाँ से शुरू हुई थी उसमें, और उसमें जिनको बकौल हमारे कुछ दोस्त 2% की औरत कहा जा रहा है, उन 2% की औरतों की वजह से ही कारोकारी हाईलाइट हुई। गैरत के नाम पे जो कत्लेआम होता है वो हाईलाइट हुआ, और इन्हीं 2% ख़वातीन की वजह से आज जो कानूनी तौर पे ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वो उस पर अमल होता है नहीं होता है वो एक अलग बहस है, लेकिन वो चीज़ें हाईलाइट हुई। मीडिया में एक ज़माने में ख़वातीन रिपोर्टर्स का तसव्वुर नहीं था, उनको मैगज़ीन तक महदूद रखा जाता था, और अगर कभी कभार वो अखबार के लिए कोई रिपोर्ट दे देती थी तो उनके आगे लेडी रिपोर्टर लिखा जाता था। उसमें बहुत कम ख़वातीन थी जो रिपोर्टिंग में जाती थी, और वो भी क्राइम रिपोर्टिंग का तसव्वुर नहीं था। जहाँ तक मुझे याद है कि नफीसा हुडबॉय ने क्राइम रिपोर्टिंग की,
और उसने वहाँ वो बैठी और ये कहा जाता था कि जी 9 to 5 जो है वो आपकी जॉब है, इससे ज़्यादा नहीं है, इंटरव्यूज़ कर लें मैगज़ीन के लिए, अखबार जहाँ, अखबार ख़वातीन, इस तरह के। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि एक बड़ी ग्रोथ हुई है। आप देखें सिर्फ अखबारात में ही नहीं, चैनल में, मुझे याद है मैंने 81 में 83 में एक सर्वे किया था, उस वक्त मुश्किल से 93 ख़वातीन जर्नलिस्ट होती थी, और अभी चैनल्स के आने के बाद उनकी तादाद तकरीबन 400-500 के करीब पहुंच गई है, जिनमें फ़ील्ड रिपोर्टिंग करती हैं। और अभी मैं थोड़ी देर पहले डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा को सुन के आ रहा था, जो ख़वातीन मार्च पे एक लेक्चर दे रही थी, और वो इतनी रेगुलर आती हैं कि मुझे मोहसिन भोपाली का वो मिसरा याद आ जाता है कि ऐसा ना हो कि हश्र में वजह सज़ा बने, एक ही शबी का हफ्ते में 6 बार देखना। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा पीछे जाऊँगा मज़हर। हम ज़ाहिर है कि आपने आदाद शुमार पेश किए कि क्राइम रिपोर्टर ख़वातीन और बाकी शोबों में जर्नलिज़म की आई। मैं यहाँ आपको याद दिलाना चाहता हूँ 60s में अखबार ख़वातीन जो निकला, मुझे शीन फ़र्रुख याद आ रही हैं, वो पायनियर्स में से थी। मुझे शमीम अख्तर याद आ रही हैं, और इस तरह के जो उनके साथ की जो ख़वातीन थी, मेरा ख़्याल है हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए, उनका जिक्र भी कोई नहीं, वो नहीं थी स्ट्रगल के अंदर। यानी मुझे लाला रुख याद आ रही हैं, जिसने अपनी एक बच्चे की बेटे के साथ कोर्ट अरेस्ट किया था और जेल में रही। फरीदा हफीज़ जो बहुत एक्टिव वो थी, उनसे अभी मेरी, क्योंकि PFUJ की हम थोड़ी सी हिस्ट्री कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात हुई। फौजिया शाहिद जो पहली PFUJ की सेक्रेटरी जनरल, और मेरा ख्याल है ख़वातीन में वाहिद सेक्रेटरी जनरल रही PFUJ की, उसमें बेशुमार ख़वातीन जो है वो जद्दोजहद का हिस्सा रहीं। मुझे ज़ुलेखा अली याद आ रही है, न्यूज़ की वो रिपोर्टर जो बहुत अच्छी इन्वायरमेंट की रिपोर्टर थी और बहुत अच्छी स्विमर थी, और अपनी एक दोस्त को बचाते हुए वो ख़ुद हलाक हो गई है उसमें। ये वो ख़वातीन हैं जो अच्छी रिपोर्टर्स भी रही हैं। मुझे वो ख़वातीन भी याद हैं जो पिछली 2014 में जब PTI की कैंपेन चल रही थी, तो वो जिस हरासमेंट का उन्हें सामना था कि उन पे चारों तरफ से उन्हें घेरा हुआ था, बाद पत्थर लग रहे थे, सना मिर्ज़ा हैं और दूसरी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ खड़ी रहीं, वहाँ से रिपोर्टिंग करती रहीं। बिल्कुल। दोबारा आएंगे, परेशान मत हो, घबराना नहीं। अच्छा सानिया, हम इस वक्त जिस माशरे में रह रहे हैं वो माशरा है तेरा जिस्म मेरी मर्जी। इसको मेरा जिस्म मेरी मर्जी की मंजिल तक पहुंचाने में आपको कितनी इम्पॉसिबिलिटीज़ महसूस होती हैं, जिस शोबे से आपका ताल्लुक़ है उसमें रहते हुए, उसके दायरे में रहते हुए, और वैसे भी। इंतहाई शदीद तवील जवाब है इसका, और बहुत अनफॉर्चुनेटली अगर मैं अपनी सिर्फ प्रोफेशनल उसकी बात करूं तो बहुत शायद ऑप्टिमिस्टिक जवाब ना दे सकूं। बिगुल है यहाँ पे, वो बेहतर इसको एक्सप्लेन करेंगी, क्योंकि ये जो मामला है मेरा जिस्म तेरी मर्ज़ी वाला, इसी के नरगे में है पूरा मेरा सेक्शन ऑफ द मीडिया। और ये हजरात की बात नहीं है, ये मेल राइटर्स की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट की बात है। ज़्यादातर ख़वातीन जो लिख रही हैं इस वक्त टेलीविज़न के लिए, वो इसी माइंडसेट के साथ लिख रही हैं, इसी को डिफेंड करने के लिए लिख रही हैं और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रही हैं। तो जब तक एंटरटेनमेंट में एक पॉलिसी लेवल के ऊपर चेंज नहीं आता, मुझे तो नहीं लगता कि ये तब्दील हो सकता है। इसलिए कि जो आर्टिस्ट हैं वो बिल्कुल इंडिविजुअल छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, राइटर्स हैं वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, मगर एक प्ले आता है और फिर आर्ट उसी वक्त बैक वक्त
उसकी नफ़ी करने के लिए आर्ट प्लेज और आते हैं। और ये इतनी बड़ी आवाज़ है, इतनी बड़ी वॉइस है कि इसको काउंटर करना इंडिविजुअल्स के लिए विद इन द इंडस्ट्री मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जो पॉसिबल है वो लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं, और जहाँ जुड़ सकते हैं वहाँ जुड़ते हैं। मगर इतनी तवील जो हमारी हिस्ट्री रही जहाँ हमने कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव फीमेल कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए, और फिर वहाँ से एक कंप्लीट डिटोरिएशन आया जहाँ पे अब हम बिल्कुल एक ऐसी डिस्मल पिक्चर पेश करते हैं जहाँ औरतें ना डिसीजन मेकर्स हैं, ना इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं। अभी मैं एक प्ले कर रही हूँ जिसमें आई हैड टू फाइट। राइटर ने नहीं लिखा है वो कैरेक्टर। द डायरेक्टर ऑन हिज ओन हैज़ इनकॉर्पोरेटेड अ प्रोफेशन फॉर माई कैरेक्टर। सो आप एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर आप, और मैं कंस्पिरेसी थियरिस्ट हूँ इस मामले में, ये रैंडम नहीं है। ये एक सोची समझी हुई बात है कि कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव फीमेल कैरेक्टर्स नहीं पोर्ट्रे करने हैं। ठीक है। मैं तस्नीम आपके पास आखिर में आऊँगा, इसलिए कि अब मामला किसी और डोमेन में जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बीगुल, आप राइटर हैं, आपकी वजह शोहरत राइटिंग है थिएटर के लिए और टेलीविज़न के लिए। इन्होंने जो गुफ्तगू की, जब तक राइटर मार्केट फोर्सेस के चुंगल में है, वो अपने किरदारों को कैसे आज़ाद दिखा सकता है? इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, आदाब। बिल्कुल ठीक सानिया ने एक बात की निशानदेही की कि छोटी छोटी जंग हम अपने अपने एंड पे लड़ रहे होते हैं, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो चैनल ओनर्स हैं जिनके हाथ में तमाम अथॉरिटी है, मेरी बहुत ये ख्वाहिश अब हसरत बनती जा रही है कि कभी इस पैनल पे उनको भी बुला लिया करें, हम उनसे कुछ वादा ले लें यहाँ कुछ ज़ोर वोर लगा के कि कुछ कसम आप भी ऐसी खा लें कि उनकी तरफ से भी तो ये चीज़ आनी चाहिए। जो मार्केटिंग के लिहाज से अगर देखा जाए, फिर वही बात है कि बहुत ज़िम्मेदारी बनती है किसी भी इंसान के लिए जो इस इंडस्ट्री से या किसी भी जगह से ताल्लुक़ रखता है, जैसे एक्टर हैं ये, या मैं राइटर हूँ या प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या एक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या फिर इवेंचुअली बेच रहे हैं। तो अगर ये ज़िम्मेदारी वो नहीं उठाते या इस ज़िम्मेदारी से वो अपने आप को बरी ज़िम्मा समझ लेते हैं कि जी हम तो सिर्फ बेचने के लिए यहाँ मंजन बैठे हैं, तो फिर तो जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है और ऐसा होता ही रहेगा। बख्तावर, एक ज़ाहिर है कि एक तो आपका अपना एक फैमिली बैकग्राउंड है, माशाल्लाह एक मज़बूत बैकग्राउंड है, लेकिन नापा में आप रही हैं और नापा में जो लड़के और लड़कियां आते हैं वो कमज़ोर माशी बैकग्राउंड से आते हैं ज़्यादातर। ये जो थिएटर की प्रैक्टिस होती है, थिएटर के बारे में कहा जाता है कि ये भी आगही पैदा करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, बहुत बड़ा हथियार है, और सानिया तो बचपन से यही काम करती आ रही हैं। तो जब आप इस शोबे में आईं तो आप ऑलरेडी किसी ख़ास हवाले से एम्पावर्ड तो थी, तो यहाँ आके आपको मज़ीद एम्पावरमेंट मिली, और जो बाकी जो आपके साथी थे, जो लड़के लड़कियाँ थीं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन आपने कैसे देखी कि वो जब आए थे उन्होंने आगही का सफ़र कैसे तय किया, और ये वाला मीडिया है कम्युनिकेट करने वाला, उसके ज़रिए उनकी ज़िंदगियों में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? अस्सलाम वालेकुम। उस वक्त मैं समझती हूँ कि थिएटर जो है वो कई लेवल्स पे टीवी और
दूसरे मीडिया से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिरी बात है वो लाइव होता है। खुशकिस्मती ये है कि थिएटर में जो सब्जेक्ट्स हैं, जो स्क्रिप्ट्स हैं, वो बहुत पावरफुल हैं बनिस्बत टीवी के। टीवी में तो मुझे ये लगता है कि आजकल जिनके थोड़े बहुत हालात अच्छे हैं वो अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए कहते हैं कि हम तो टीवी देखते ही नहीं, हम तो नेटफ्लिक्स देखते हैं। और अगर जो थोड़े बहुत टीवी देखते हैं उन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो उन सब्जेक्ट्स को शायद उनको अप्रूव करते हैं, उनको इंडोर्स करते हैं, या फिर कोई इंडिफरेंट हैं, उसको कोई राय नहीं रखते, जो भी खुद में एक बहुत ही मुश्किल बात है। थिएटर में मैंने ये देखा है कि बहुत ही मेहनती और बहुत ही जद्दोजहद वाले जफाकश लोग आते हैं जो कि अपने तन मन दिल से काम करते हैं, और पैसे तो हैं ही नहीं थिएटर में, पैसे का तो गेम ही नहीं है थिएटर का। आप आते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि वो लेबर ऑफ लव है, आप पैशनेट हैं, तो वो हर प्रोजेक्ट पैशन प्रोजेक्ट होता है तभी आप कर पाते हैं, अदरवाइज़ आपको कोई थिएटर करने का फ़ायदा नहीं है। अगर आपने पैसे बनाने, नाम बनाने, तो आप टीवी करें, धड़ाधड़ सीरियल्स बनाएं और आप यू राइट। मुझे ये लगा है कि थिएटर की ट्रेनिंग की वजह से बहुत कम लड़कियां हैं। वैसे तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अफसोस की बात है, 15 साल गुजरने के बावजूद मैं थिएटर सीन में ख़वातीन, खुसूसन इंटीरियर सिंध से या अपने पड़ोस में हमारे बैकयार्ड का लियारी है, वहाँ से मैं ख़वातीन को नहीं देखती। कितना दूर है, बिल्कुल करीब। जो वजह है वो वही वजूहात हैं जिनके लिए हम औरत मार्च करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और पिछले साल भी किया था और आइंदा हमेशा करते रहेंगे। वही वजूहात हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में कि जो भी लड़कियां आती हैं वो बहुत ही मेहनत से काम करती हैं, और अच्छी बात ये होती है कि चूँकि थिएटर के स्क्रिप्ट्स इतने मजबूत होते हैं ख़वातीन के लिए कि उनको अपने अंदर के शऊर, अपनी आगाही का बहुत ज़्यादा इदराक होता है, वो बहुत समझने लगती हैं अपने हुकूक को भी, अपने जो बात है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो अपने जिस्म की जो भी बातें हैं, क्योंकि थिएटर में तो मूवमेंट है और थिएटर में तो स्पीच है, थिएटर में तो आपकी पूरी बॉडी एक्ट करती है, सिर्फ आपकी आंखें या एक छोटे से फ्रेम में आपका इतना नहीं करता। तो यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि अच्छा ये टच बुरा है और इस तरह से गलत है। और कई ऐसी लड़कियाँ जिनको मैंने खुद पढ़ाया, मैंने उनको देखा कि उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, अपने आसपास की भी नहीं थी। शुरू में आई, उनको लगा कि बहुत कुछ ठीक है, चलने दो, हो रहा है। बाद में 3 साल यहाँ से करने के बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि उनके बुनियादी हुकूक क्या हैं। तो मेरे ख़्याल में थिएटर एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, हर लेवल पे होना चाहिए, और हर बजट नो बजट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए हमारे पास बहुत बड़े प्ले राइट्स हों या बड़े प्रोसीनियम थिएटर्स होना ही होना चाहिए। मेरे ख्याल में बात को कहीं कि कहीं लेके जा रही हूँ, इसीलिए फ़िलहाल यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर आगे देखते हैं। एक बात मैं ऐड कर सकती हूँ इसमें, इस वक्त पाकिस्तान में जितना भी थिएटर होता है वो भी ख़वातीन के मरहून मिन्नत है। इस वक्त जितनी थिएटर ऑडियंस है उसको थिएटर में लाते रहने की ट्रेडिशन भी 2 ख़वातीन ने जारी रखी, बिल्कुल दुरुस्त, और बिल्कुल फ़ौजियों की तरह उसके लिए वो लड़ी हैं। मदीहा गौहर आज हम में नहीं है। शी हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस जिसकी वजह से थिएटर होता रहा है। एंड ऑफ कोर्स शीमा किरमानी, आई डोंट नो इफ शी इज हियर, बट शीमा जी अगेन 2 women, बहुत सारे आदमियों ने छोड़ दिया था थिएटर करना, बट दे केप्ट ऑन एंड दे केप्ट डूइंग इट। सो अच्छा, एक चीज़ है जिस पे बहुत ज़्यादा बात होती है, और वो तो ज़ाहिर ज़िंदगी के हर शोबे के हिसाब में होती है, जिनसी हरासगी का इशू जो है उस पर बहुत ही सबसे ज़्यादा बात उसी पे होती है। मैं उसके अलावा इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि जैसे आपकी शो बिज़नेस की फील्ड है या थिएटर की, टेलीविज़न की, राइटिंग की फील्ड है, जो भी ये करंट अफेयर्स के ये जो शोबा है, इसमें कुछ तो वो मसाइल हैं एक्सप्लॉयटेशन के जिनसे कि चाहे आप मेल आर्टिस्ट हैं या फीमेल आर्टिस्ट हैं, मेल राइटर हैं, फीमेल राइटर हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस चक्की से आपको, उस गन्ने की मशीन से आपको निकलना ही पड़ता है, आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है। जेंडर की बेस पे अदर दैन सेक्सुअल हैरेसमेंट और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जेंडर की बेस पे आपको एज अ फीमेल बर्दाश्त करनी पड़ती है, या जो नए आने वाले लड़के लड़कियां हैं उनके हिसाब में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये सवाल आप तीनों से है, फर्दन फर्दन आप इसका जवाब दे दें।
तस्नीम के अलावा। अच्छा, देखिए, अगर आप किसी शोबे से मुंसलिक हैं बहैसियत औरत या नहीं हैं, दोनों सूरतों में बहुत किस्मों के हरासमेंट और बहुत सी डिस्क्रिमिनेशन का सामना पैदा होते ही शुरू हो जाता है, और वो फिर रहता है आपके ज़िंदा रहने तक साथ साथ। सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट ही नहीं है, आपको बहुत सारी और लेवल्स पर इस तरह से आपकी जो सोच है उससे बहुत इनसिक्योरिटी जो उनको होती है उसके ख़िलाफ़ बहुत एक जंग नज़र आती है। और जैसे ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जो है, ये एक्चुअली तेरी सोच मेरी मर्ज़ी है, शुरू तो वहीं से हो रहा है कि जो सोच है आपकी, तो अगर तो क्वेश्चनिंग माइंड जो औरत का होता है, जो सवाल करने वाली औरत है और सोचने समझने वाली, और सभी हैं, उसके ख़िलाफ़ बहुत एक बड़ी बनी बनाई तैयार जंग है जो हमें हर वक्त लड़नी पड़ती है। वो सिर्फ एक सेक्सुअल हरासमेंट के ज़िम्मे में नहीं आती। जी, मैं ये कहूँगी कि सेक्सुअल हरासमेंट तो बहुत बाद में शुरू होती है किसी भी फील्ड में, चाहे वो थिएटर हो या कुछ भी हो। पहली तो चीज़ होती है इमोशनल और मेंटल हरासमेंट, जो हर जगह मौजूद है, और वो इतनी सटल होती है कि उसको डिटेक्ट करना या उस पर उंगली रखना या कहना कि ये हुआ वो नहीं हुआ बड़ा मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात तो आप इतने सेल्फ डाउट में होते हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि कहना भी चाहिए, उस पर आवाज़ उठाएं भी कि ना उठाएं, आया ये हुआ भी मेरे साथ या किसी और के साथ हो गया, या शायद तो टीवी हो या थिएटर हो, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, मसलन ये है कि अगर आपका कोई आइडिया है, आपकी कोई चीज़ है, आपकी कोई लिखी हुई, की हुई, गाई हुई, कही हुई बात है, आपका कोई आइडिया है, कुछ भी है, अगर वो आपसे ले लिया जाए तो आप कुछ ना कर पाएँ, तो ये भी एक हरासमेंट है। अगर जस्ट और आप इसलिए कुछ नहीं कह पाते क्योंकि वहाँ पे पावर या कुछ भी जेंडर पावर या कोई और भी आ जाती है बातें, और मेरे ख़्याल में वो हर जगह हैं और एक जैसी ही हैं। उनको हम किसी ख़ास उसमें, कम से कम थिएटर, क्योंकि मेरा बॉडी ऑफ वर्क थिएटर में 10-12 साल से, तो मैं उसी की बात कर सकती हूँ। मेरे ख़्याल में घूम फिर के हम वहीं पे आ जाते हैं कि बात ये है कि जो अभी बीगुल ने कहा कि मेरी सोच और तुम्हारी वो मर्ज़ी, वो वाली बात है कि जब तक वो चीज़ें हम सही नहीं करेंगे तब तक वो मीडिया हो या आम कोई कॉरपोरेट माहौल हो, जो भी हो, मेरे ख्याल में मसाइल एक जैसे ही हैं और एक इसी तरह से है। एक तो पॉलिसी लेवल के ऊपर ऑफ कोर्स वर्क प्लेस हरासमेंट के लॉज वहाँ अप्लाई होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि इस प्रोफेशन में इनहेरेंटली ऑब्जेक्टिफिकेशन उसके स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है ना, स्पेशली और सिर्फ ये ख़वातीन की बात नहीं, हज़रात की भी है। यू हैव टू लुक अ सर्टन वे, यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ अ सर्टन वे। उसमें औरतें इसका ज़्यादा शिकार यूँ होती हैं कि फिर आपको लगता है कि अच्छा जी, इसको तो आवाज़ कसी जा सकती है, इसको तो कुछ भी कहा जा सकता है। ये तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पब्लिक प्रॉपर्टी। मैं ईंट उठा के मारना चाहती हूँ उस आदमी को जिसने ये ईजाद किया लफ्ज़। कोई इंसान पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होता। Just because somebody is an actor, just because somebody is in a public space presenting themselves, allowing you to see them in a character or in a certain state, does not make them public property. लेकिन ये inherently इस profession के अंदर इससे बहुत सारी harassment निकलती है। दूसरी बात है, जिस तरह के किरदार आपको करने के लिए कहे जाते हैं, शायद मुझे महसूस ज़्यादा होता है। आई एम एब्सोल्युटली सर्टन बाकी अदाकारों को भी महसूस होता है, मगर वो शायद इसको उस तरह वर्बलाइज नहीं कर सकते। वो भी अपने आप में एक हरासमेंट है। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनमें आप देयर इज अ लॉट ऑफ फिजिकलिटी इन्वॉल्व्ड, द एक्टर्स आर नॉट इन्फॉर्म्ड, दे आर नॉट रिहर्स्ड, द डायरेक्टर डज नॉट टेक कंसेंट एंड परमिशन, डज नॉट टेल देम मैं क्या शूट करूँगा, कैसे शूट करूँगा। ऑल दैट इज़ हरासमेंट, ऑल दैट इज़, और ये सब होता है। और चूँकि ये प्रोफेशन का एक तरह से हिस्सा बन जाता है, तो हम इसको इग्नोर भी कर देते हैं। हम कहते हैं नेक्स्ट टाइम यार देखेंगे इसको, अभी तो हो गया। और इंडिविजुअली ऐसा नहीं है। आई थिंक बाय वर्चू ऑफ द नेचर ऑफ देयर जॉब, लड़कियां थोड़ी डाढ़ी होती हैं इस प्रोफेशन में, तो वो कर लेती हैं अपनी लड़ाई, मगर वो इंडिविजुअल होती है।
उसमें जो हो जाती है एक्सप्लॉयटेशन वो हो जाती है, इट कांट बी रिवर्स. लेकिन by contract, by the production houses, by the people in power on the sets, they are not protected. अच्छा, मेरा जो है ताल्लुक़ है या मज़हर का, हमारा ताल्लुक़ भी है कि 24 घंटे कहीं स्क्रीन पे बैठे हुए हैं या प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी सेमिनार में पब्लिक एक्सपोजर होता है 24 घंटे का, ठीक है. लेकिन आप लोगों का हमसे भी ज़्यादा पब्लिक एक्सपोजर है थ्रू थिएटर, थ्रू फाइन आर्ट्स, थ्रू ये जितनी भी फॉर्म्स हैं करंट अफेयर्स की. सोशल मीडिया आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा विलन है या कितना बड़ा दोस्त है आपके प्रोफेशन के एतबार से? क्या मैं समझा पाया अपनी बात? हाँ, समझा पाया. जी. आई थिंक आप समझा पाए. मेरा ख्याल है क्योंकि ये बिहेवियर्स जनरल हैं, आप कोई नया एवेन्यू खोलेंगे, कोई भी खोलेंगे, उसका नतीजा यही निकलेगा. क्योंकि इनहेरेंट जो चेंजेस जिनकी ज़रूरत है वो बिहेवियर्स में नहीं आ रहे और हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे. तो आप चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म खोल दीजिए, आप थिएटर का प्लेटफॉर्म खोल दीजिए, आप टीवी का खोल दीजिए, उसमें टॉक शोज देखने के लिए आपने बात करने की आदत नहीं है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद टेलीविज़न. आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, बात करने की सलाहियत है, आदत है, आप खुलकर अपनी बात का इजहार कर सके हैं, बात को मुनासिब तरीके से उसका इजहार करना आता है. नहीं, दोनों तरफ टॉलरेंस नहीं होती है. जी, सोशल मीडिया में कितना फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि सिंस यू आर अ वुमन तो ठीक है जी, कोई भी कमेंट कर दिया, वो अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, आप उसकी शक्ल नहीं देख रहे, सब है, हमें भी निशाना बनाया जाता है, लेकिन आपको शायद डबल निशाना बनाया जाता है. हाँ जी, हमें तो हर जगह डबल निशाना बना लिया जाता है. बहुत सी बातें कही जाती हैं और जैसे शोर बहुत हो जाता है, बहुत सी नॉइज़ क्रिएट हो जाती है सोशल मीडिया पे हर चीज़ की. जैसे मुझे बहैसियत लिखारी ये बहुत बात सुनने को मिलती है कि मैं बहुत बोल्ड लिखती हूँ और मुझे ये कहा जाता है कि आप तो बड़ा एडल्ट लिखती हैं. तो मैंने कहा व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट, आई एम एन एडल्ट. तो उसमें भी वो एक जेंडर की हद लगाई जाती है कि ये चीज़ तुम सिर्फ मतलब आप औरत होकर ऐसा बोल्ड क्यों लिखती हैं भाई. मैं तो ये कन्फेस करने में मुझे कोई आर नहीं है कि मैं सोशल मीडिया में बहुत बुज़दिल हूँ. उसकी वजह ये है कि एक वक्त जब मैंने थिएटर प्ले किया था रागिनी. अब रागिनी एक बहुत ही पॉलिटिकल प्ले है. उसकी एडाप्टेशन जो की थी वो शोएब मंसूर हाशमी साहब ने की थी और वो हमारे 1980s के जो एरा में ज़िया-उल-हक के उस तो आप मुख्तसरन ये कि एक खातून जो कि एक ज़माने में उठा ली जाती हैं वगैरह वगैरह, ये काम, फिर उस पर टॉर्चर होता है, फिर वो वापस आती हैं, बड़ी एक सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव, उसको करने में मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी. रागिनी का मैंने प्रमोट करने के लिए आप यकीन करेंगे कि मुझसे 5 से 10 लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि क्या ये एक एडल्ट ड्रामा है और इसको हम कितना एंजॉय करना हमें एक्सपेक्टेड है और क्या ये रागिनी MMS की तरह की कोई चीज़ है. और मुझे नहीं पता था कि रागिनी MMS क्या है. बाद में पता चला कि वो पॉर्न कोई मूवी है. तो जब मैंने ये पढ़ा तो मैं तो बड़ी घबरा गई क्योंकि मैं तो बड़ी मुश्किल से थिएटर कर पाई. 1 साल लगे, मुझे बुढ़ी हो गई, अब जाके आराम से कर रही हूँ. तो उसके बाद आजकल मैं जो कमेंट्स देख रही हूँ लोगों के जो ओपनली और औरत मार्च को सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़ते हुए अगर आपकी कानों की लोएं लाल ना हो जाएं और आप बहुत ही परेशान ना हो जाएं तो ये मैं मतलब कहूँगी कि हो जाएंगी. ऐसे हालात में आप किस तरह से कंट्रोल करें सोशल मीडिया के इनपुट को, या आप अपना आउटपुट ही कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि गलत है. मैं इस पर मैं प्राउडली नहीं कह रही हूँ, लेकिन हकीकत है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा अजदहा बन चुका है और उसमें कितना आपका जिगर है, कितना आप बहादुर हैं, कितनी अपनी आवाज़, अपनी बात कहने के बाद उस बैकलैश को, उसको, उस सब को बर्दाश्त करने की आप हिम्मत रखते हैं, वो आप पर है, हर इंडिविजुअल पे है. आप कह दें बात, लेकिन उसके बाद जो फ्लड गेट खुलेगा उसके लिए आपका जिगर कितना है, हर किसी का अपना है. लेकिन ज़बान बहुत बुरी है और आप रियल बात पे बात नहीं कर सकते.
तस्नीम, अब मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। आपने सारी गुफ्तगू सुनी, मैं आपको कई अशरों से जानता हूँ और जो आपका काम है, और शुरू में जब ये बिल्कुल एक नई चीज़ समझी जाती थी कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो मॉडर्न तरीक़े हैं वो किस तरह अप्लाई किए जाएं, अवेयरनेस कैसे हो, रूरल एरियाज़ में कैसे हो, अर्बन एरियाज़ में कैसे हो, तो आप वर्कशॉप्स करवाती थी, आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनवाई, आपने रेडियो के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए, आपने मीडिया के लिए कोड ऑफ एथिक्स और मीडिया वालों से एक लिएज़ान जो है वो डेवलप किया। आपका मतलब मेरा सांस फूल जाएगा। तो ये जो इतना कष्ट काटा आपने पिछले इतने सालों में, कुछ असर भी हुआ? बहुत शुक्रिया वसत। कई अशरों से बिल्कुल, उससे मेरी और आप दोनों की उम्र ज़ाहिर होती है। बहुत खुशी की बात है कि हम उम्र छुपा नहीं रहे, जिसमें मुझे बहुत फ़ख्र हासिल होता है। फ़र्क आया और फ़र्क आज हमें नज़र आ रहा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी 3 साल पहले सिर्फ प्ले कार्ड था। मीडिया पे, सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत आया, कुछ कॉलम्स लिखे गए, उर्दू अखबारात में भी लिखे गए। पिछले साल अगेन थोड़े कॉलम लिखे गए, कुछ इदारिये लिखे गए, शोर इतना नहीं मचा। इस दफ़ा आप बेतहाशा टॉक शोज़ देख रहे हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे होने से पहले, औरत मार्च होने से पहले। तो ये फ़र्क जो है, ये निशानदेही है उस बात की कि जो कष्ट 25 साल पहले मैंने काटना शुरू किया था और आप सबकी मदद से ही शुरू किया था, वो कहीं ना कहीं अब पहुंच रहा है। कोई ना कोई रग दब रही है किसी न किसी की। नहीं, मैं आपसे जानना चाहूँगा जी कि 25 साल पहले जब आप इस शोबे में आईं, तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? जिन ख़वातीन से आपका रब्ता हुआ, उनकी IQ लेवल, जहनी लेवल, माशी लेवल, जो भी तबक़ाती सूरत हाल थी, और आज 25 साल बाद उनमें किस हवाले से क्या चेंज आई? मैं सब ख़वातीन की या सब मिसालों की बात नहीं कर रहा हूँ, उतना वक्त भी नहीं है। एक पर्टिकुलर अगर आपके जहन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल हो। लेट्स जस्ट टेक मीडिया। जी ठीक है, हम मीडिया की बात, क्योंकि मीडिया से ही मेरा ताल्लुक़ रहा, सहाफ़त भी की, पढ़ाया भी, सब कुछ मीडिया के हवाले से ही रहा। तो उस वक्त ख़वातीन में भी इतनी आगाही नहीं थी और मर्दों में आगाही ना होने की एक ज़िद थी, वो मौजूद थी कि हमें समझना ही नहीं है आप क्या बकवास कर रही हैं, क्यों हम ख़वातीन को अहमियत दें, क्यों ये शे सुर्खी जो है ये गलत है, रेप को हम रेप क्यों लिखें, हम इस्मत दरी लिखें, इज़्ज़त का लुट जाना लिखें, वगैरह वगैरह वगैरह। हम तस्वीर वो डालें, और मैं चूँकि मीडिया मॉनिटरिंग सारी उम्र करती रही हूँ, कि बिस्तर पे हम दिखाएं कैप्शन के साथ कि ये सीमन पड़ा हुआ है बिस्तर पे रेप के बाद। मतलब ये उस हद तक की रिपोर्टिंग हमने देखी है, और उसी से ये ख्याल आया कि माइंड सेट चेंज करना है। तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग थे जो डिनाइल में थे, आज भी बहुत सारे लोग डिनाइल में हैं। तादाद थोड़ी कम हो रही है, डिनाइल अभी भी है, बेतहाशा है, और वो डिनाइल आपको सोशल मीडिया के कमेंट्स में नज़र आ जाएगा, वो डिनाइल आपको एंकर्स में नज़र आएगा, जिस पे मुझे हैरत होती है कि इन एंकर्स को किसने ये मशवरा दिया है कि वो ऐसे टॉपिक उठाएं जिनके बारे में उनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, जिनके मिसाल के तौर पे, मैं किसी का नाम ज़ाती तौर पे लेना नहीं चाहती, एक एंकर साहब हैं जिनका स्टाइल है कि वो अपनी कुर्सी पे सुरंग करते रहते हैं, रिवॉल्विंग कुर्सी, तो वो यूँ घूमते रहते हैं और बाल अपने झटकते रहते हैं। अब कल वो मुस्तकिल औरत मार्च पे मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी के पे बात कर रहे थे, उन्हें वन कुड फील कि वो ख़ुद इसके कितने ख़िलाफ़ हैं, इस एक जुमले के। जब आपके अंदर एक चीज़ मौजूद है किसी चीज़ के ख़िलाफ़, आप वो प्रोग्राम ऑब्जेक्टिवली नहीं कर सकते। सो ऐसे एंकर्स को हमें मेरे ख़्याल से देखना बंद करना पड़ेगा। और मेरी सबसे बड़ी गुजारिश जो हमेशा से रही है एज अ मीडिया एडवोकेसी पर्सन, एज अ मीडिया एक्टिविस्ट,
कि हम इस तरफ बैठे, आप उस तरफ हैं, हम 6 लोग हैं, आप शायद 100, 150, 400, मुझे नहीं पता टोटल नंबर कितना है। आपका रोल ज़्यादा है, मेरे पास तुम हो या तुम्हारे पास मैं हूँ या हम दोनों साथ हैं, जो भी उसका नाम था, वो सिनेमा हॉल्स में इतना मकबूल क्यों हुआ? किसने किया? मैंने किया या आपने किया? ब्लैक में टिकट्स लेके देखा किसने? मैंने देखा या आपने देखा? सो कटहरे में हम ही सब नहीं है, कटहरे में हम सारे लोग हैं। और जहाँ तब्दीली की बात आएगी तो शायद 25 साल बाद हम मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को ओन कर रहे होंगे और बहुत फ़ख्र से कर रहे होंगे, क्योंकि मैं सिर्फ एक मिसाल देके अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि अगर जब नया सवाल कोई आप करेंगे तो उसकी जवाब दूँगी कि बहुत सालों पहले मेरी एक साथी थी, इस्लामाबाद से मैंने काम शुरू किया था, जिनका इदारा था जहाँ पे ख़वातीन को वो पनाह भी देती थी और उनकी मदद भी करती थी। उनका मेरे पास सुबह सुबह फ़ोन आया था कि आप मेरे ऑफ़िस आ जाइए। मैंने आ गई, पहुँची, क्या बात है जी? एक बच्चा है जिसको अडॉप्शन के लिए देना है। और वो बच्चा कौन था? वो बच्चा वो था, उस लड़की का बच्चा था जिसको उसके बाप ने रेप किया था। और आज दिन तक मुझे वो 30 साल हो गए उस बाप को, मैं उस बच्चे की शक्ल नहीं भूली हूँ। एंड देयर वाज अ बिग क्यू, जो लोग अडॉप्ट करना चाह रहे थे, विच इज़ अ ह्यूज बिग थिंग कि हमारे माशरे में इतने, मैं कहूँगी महान लोग भी हैं जो बच्चों को ये जानते हुए कि वो कहाँ से आए हैं और क्या है अडॉप्ट करना चाहते हैं। मगर जब हम ये कहते हैं कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और ये जिस्म तो आपका है मगर अल्लाह की दियत है, तो अल्लाह की दियत ने, अल्लाह ने कहीं यही नहीं कहा कि बाप अपनी बेटी का रेप करे। अभी खबर आई है 3 भाइयों ने बहन का रेप किया, वो प्रेग्नेंट हुई, इसने बच्चे को जन्म दिया है। ये हमारे माशरे में है और इससे हम डिनाइल, आंखें बंद किए, कबूतर क्या और शुतुरमुर्ग क्या, जिसकी भी आप मिसाल ले लें, हम उसी की पैदावार हैं और इसमें हम सब शामिल हैं। थैंक यू। आपने डिनाइल की बात की, लेकिन आपने कुछ ऐसे भी काम किए, मसलन बुकलेट आपने बनाया जिसमें कि मुतबादिल टर्मिनोलॉजी के जी आप जेंडर सेंसिटिविटी के हिसाब में कि ये मुनासिब है लफ्ज़, इसकी बजाय ये लफ्ज़, उससे ख़ासी मदद मिली। मगर मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि हमारी अपनी बरादरी में हर 1-1.5 साल बाद एक उबाल उठता है कि नहीं जी बहुत हो गया, अब एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए। कुछ हम जैसे लोग जो हैं वो मिल बैठते हैं, फिर एक नया कोड ऑफ कंडक्ट बन जाता है कि जी अब वायलेंस वाली तस्वीरें नहीं दिखाई जाएंगी, खून आलूद कटी हुई गर्दनें, लाशें वाशें नहीं दिखाई जाएंगी, या जो बच्चे रेप हुए हैं उनका नाम नहीं लिया जाएगा, पब्लिश नहीं होगा, चैनलों पे नाम नहीं लिया जाएगा। 1-आध महीने तक उस पर अमल भी होता है और उसके बाद फिर सब कुछ भूल जाते हैं। मुझे ताज़ा जो मिसालें नज़र आ रही हैं उसमें जैसे ये मानसेरा का बच्चा था जो जिससे 10 टाइम्स या 100 टाइम्स आई डोंट नो कितना था, और उसकी बाकायदा तस्वीर, चले सोशल मीडिया को तो हम कह सकते हैं कि वहाँ जितने पढ़े लिखे हैं उससे ज़्यादा जाहिल भी हो सकते हैं, वो मुझे माफ़ है, लेकिन ख़ुद मीडिया के अंदर ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं हम 1-आध महीने तो याद रखते हैं, फिर हम भूल जाते हैं और फिर हमें कोई याद दिलाने वाला भी नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम से कैसे एड्रेस किया जाए, या ये इसी तरह चलता रहेगा? देखिए वसत, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त। तो यानी मैं एज ए मीडिया कह सकता हूँ कि हम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं वो ये कि मेरा कलम मेरी मर्ज़ी नहीं है। अब जो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम था, वो जो एंकर थी वो एंकर की उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करती थी, उसे एंकर बना दिया गया। और वो खुद ये एडमिट कर रही है कि मैं घबरा गई थी। अब आप इतना ऐसे टॉपिक में इस तरह की लैंग्वेज, मुझे याद है 2002 में उस वक्त ARY डिजिटल होता था, मैं उसमें
कुछ शोज़ वगैरह करता था। एक प्रोग्राम में उधर चैनल में मौजूद था, तो अहमद रज़ा कसूरी और ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर के दरमियान एक मुकालमा शुरू हुआ और पीजे मीर उस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे थे और उसमें अचानक माँ बहन की गालियाँ दी जाने लगी और उसको उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था पीजे मीर की कि इसको रोका कैसे जाए। तो ये जो एक फिनोमेना आया 24/7 का, हम 24/7 के लिए तैयार ही नहीं थे और 24/7 आ गया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको कौन सा प्रोग्राम दूं। एक सेंसेशनलिज्म, व्यूअर्स को एक नई चीज़ मिल रही है। आप उसमें एक साहब थे जिन्होंने इराक़ की वॉर के दरमियान एक ऐसा हिसार पैदा कर दिया कि लोग उसके सहर में मुब्तला हो गए। इसी तरह की चीज़ आप उस कैटेगरीज में, अब उन्हीं मौसूफ को जो मारवी को शटअप कह रहे थे, वो डॉक्टर आमिर लियाकत को शटअप नहीं कह सके। जो रेटिंग के जो असरात आ रहे हैं वो इतने खौफनाक आ रहे हैं, वरना उस शो के बाद उस शो को रोका जा सकता था। उस शो को फौरी तौर पे अब पैमरा अब नोटिसेस इशू कर रहा है उसी वक्त। वैसे तो अगर आप जो है एक्सटेंशन के ऊपर उसको एक्सटेंशन कह रहे होंगे तो फ़ौरन एडवाइस आ जाती है एक्सटेंशन ना कहें, नया तकर्रुर कहें कि नई तकर्रुरी हुई है। यहाँ नहीं रोका गया, उसके बाद नहीं रोका गया। उसके ये अच्छी बात है कि उस चैनल के जो डायरेक्टर न्यूज़ था उसने अपोलोजाइज भी किया इस चीज़ पे, लेकिन इसका फॉलोअप चल रहा है और अल्टीमेटली इस पूरे सिनेरियो में जीत कौन रहा है? जीत वो शख्स रहा है जिसने शटअप कहा। उसी चीज को जो वो कह रहा है उसी पर पैमरा की एडवाइस आई। वो शख्स जो बात कह रहा है उसको फिरदौस आशिक अहवान इंडोर्स कर रही हैं, उसको PMLN के जो MNAs हैं वो इंडोर्स कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो आपका सिनेरियो इमर्ज होके आ रहा है कि यार ये वाकई कहीं नारा बुरा तो नहीं है, इसको चेंज कर देना चाहिए। लेकिन उसको जो रेटिंग मिल रही है वो तो ये हॉल दे रहा है। यही मैं कह रहा हूँ ना, ये हॉल ज़रूर दे रहा है। एक जर्नलिज्म का एक सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि नेगेटिविटी सेल, लेकिन उसको क्या मैं रोक नहीं सकता? जब आप ये कहते हैं कि जो आवाम चाहते हैं मैं वो दिखाता हूँ, तो बहुत से लोग तो बहुत सी चीज़ें चाहते हैं, आप वो क्यों नहीं दिखाते? तो ये रोक सकते हैं। लेकिन उसके ओनर ने दूसरे दिन ये ज़रूर देखा होगा, क्योंकि उस शो को जिसको हम कंडेम कर रहे हैं उसको हर चैनल ने चलाया, हर शो में चलाया, उसको न्यूज़ में चलाया, हर जगह चलाया। तो मैं तो उसे ओन कर रहा हूँ, मैं उसको ब्लैकआउट नहीं कर रहा, मैं उसे बार बार दिखा के लोगों को उसको हीरो बना दिया मैंने। यानी ये जो पूरे इस कंट्रोवर्सी का विलन था वो हीरो इमर्ज होकर आया उसमें। तो मेरा ख्याल है मैं गिल्टी हूँ इस चीज़ का। और जो हैरेसमेंट की बात है, देखिए न्यूज़ रूम में जब मैं बात गुफ्तगू कर रहा होता हूँ तो मैं ये रियलाइज़ नहीं करता कि उस न्यूज़ रूम में ख़वातीन भी बैठी हैं। तो ऑलमोस्ट एवरी डे जो वहाँ वुमेन जर्नलिस्ट होती हैं, चाहे वो रिपोर्टर्स हों, चाहे वो डेस्क पे काम कर रही हों, उनको एक हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। उन्हें वो चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ती है कि जी अगर मर्द आपस में बात कर रहे हैं, वो गालम गलोच कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं, उसके अंदर रियलाइज़ नहीं कर रहा। तो ये कांस्टेंट एक प्रेशर है। और अनफॉर्चुनेटली मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि इस मार्च में जो मुझे सबसे बड़ा जो अफसोस है वो ये कि जिस आदमी को हमें विलन शो करना चाहिए था उसे हमने हीरो बना दिया। अच्छा, इसके अलावा ये भी है, जब मैंने बात की कि रेटिंग के जिम्मेदार एक तो सेठ हैं, जितनी भी रेटिंग आए, और कोई भी, मुझे नहीं लगता कि एंकर जब ये कहता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे रोकूं, झूठ बोलता है। वो फौरी तौर पे ब्रेक ले सकता है और उसके बाद पसे पर्दा उन्हें समझा सकता है। वो भी बज़ाहिर ये कह रहा होता है आप ये क्या कर रहे हैं, ये बदतमीजी है, फलाना है, मतलब और लिंक और ऑन करें और थोड़ी रेटिंग आए और कुछ लोग जो है उसे देखें। ये होता है। इसमें होता ये है, अगेन मैं चूँकि उस
उस एंकर ने एक ज़माने में हमारे उधर भी काम किया था, जियो में भी काम किया था। अक्सर अंदाज़ा ये होता है कि शायद वो रोकना चाह भी रही हो, लेकिन पीसीआर से उसके कान में ये कहा जा रहा हो कि लिंगर ऑन करो, एग्जैक्टली। इसको चलाने दो। ये और हमें अगर सुधरना होता ना तो हम कंदील बलोच और मुफ्ती कवि के वाक़े के बाद सुधर चुके होते। हमें सुधरना ही नहीं है बेसिकली। और आज की जो सिविल सोसाइटी है, 3 साल पहले की सिविल सोसाइटी जो है वो ज़्यादा बेहतर मुझे लगती थी कि माहिरा खान वो कूदती है, वो जोड़ों के पीछे जाती है इब्न कासिम पार्क में कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कि क्या आपकी रिश्तेदारी है। सिविल सोसाइटी ने रिएक्ट किया, माहिरा खान से वो प्रोग्राम ले लिया गया। आमिर लियाकत ने इसी तरह के 3-4 किस्म के वाक़यात हैं, उन्होंने जब इस तरह की गुफ्तगू की, सिविल सोसाइटी ने रिएक्ट किया। आमिर लियाकत का प्रोग्राम जो है वो सस्पेंड, वो बात की बात है कि फिर आ गया वो प्रोग्राम, लेकिन उस वक्त उसको सस्पेंड करना पड़ा। और यह मकबूल जान के ख़िलाफ़ सिविल सोसाइटी ने रिएक्ट किया, एक थोड़े अरसे के लिए उन्हें भी ऑफ होना पड़ा। तो मसला ये है कि सिविल सोसाइटी जो है अगर वो रिएक्ट करे तो उससे भी बड़ी मदद मिल सकती है। लेकिन ये वही जैसे तुमने कहा कि एक कांस्टेंट वॉर है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक कैरेक्टर के बारे में जो है नारे लगाए और वो जो है वो स्क्रीन आउट हो गया तो उसके बाद मैं समझ गया कि अब ताक़यामत ऐसा नहीं होगा। दिस इज़ अ कंटिन्यूस वॉर और हमें हर वक्त विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। मेरा तो यही ख्याल है। जी सॉरी, मैं बिल्कुल एक अलग से सवाल कर रही हूँ मज़हर साहब से और आपसे। उन सॉरी, मैं वापस में आ रही हूँ। मैं जगह ढूंढ रही थी कहाँ मैं सवाल पूछूं, लेकिन पूछ नहीं पाई। आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा, वो जो खातून एंकर थी जब वो सुन रही थी तो ज़बान जो थी, मुझे कहने की रिपीट करने की ज़रूरत नहीं कि वो क्या थी। एक लफ्ज़ मैं कह देती हूँ, उसका वो था उल्लू की पट्टी। मुझे ये बताइए कि एक वर्क एनवायरनमेंट में जब आप जहाँ काम कर रहे हैं, तैयार होकर बैठे हुए, सुबह गए हैं, आपका मेकअप किया है और आप सारा, अगर आप बात भी कर रहे हैं, आप बौखला भी गए हैं, आप सवाल भी कर रहे हैं, सबको जब इस तरह की लैंग्वेज आपके कान में पड़ती है तो आपका पूरी बॉडी आपकी उस पर रिएक्ट नहीं करती? आप इस तरह के अल्फाज उन्होंने बोले जो मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रही हूँ, तो फ़ौरन आप बौखला नहीं जाते, आप घबरा नहीं जाते, फ़ौरन आप रिएक्ट नहीं करते गुस्से में, फ़ौरन आपको गुस्सा नहीं आता? ये मैं पूछना चाहूँगी आप दोनों से कि आप लोगों इस तरह के, तो एक मर्द हो या औरत, मैं इसलिए ये बात नहीं मानूंगा कि फ़ौरन घबरा जाते हैं। वो ज़ाहिर है उस लड़की को मैं मार्जिन दे सकता हूँ, उसका शायद इतना एक्सपीरियंस ना हो इस तरह की सिचुएशन हैंडल करने का। लेकिन ज़िंदगी की अगर 25-30 साल भी उम्र है उनकी, तो ये अल्फाज सुनने के लिए क्या इनकी सेंसिटिविटी खत्म हो गई है? कि जब मैं बुलाता हूँ इन साहब को तो मैं इसलिए नहीं बुलाता कि वो मुझे नाते सुनाएंगे, मुझे पता है कि वो किस तरह की गुफ्तगू करेंगे, इसीलिए मैं उन्हें बुलाता हूँ। तो क्या आप लोगों की इस तरह से ट्रेनिंग की जाती है? मैं सॉरी, मैं आप लोगों से नहीं कह रही हूँ, ख़वातीन की बात कर रही हूँ। अच्छा, जो एंकर शेख रशीद को जब बुलाया जाता है तो आपके ख्याल में इसलिए बुलाया जाता है कि वो हमें लखनवी तहजीब पे लेक्चर देगा? ऐसा तो नहीं है। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ अमूमन ख़वातीन की एक ट्रेनिंग होती है अपने घरों से उस जॉब पे आने से पहले कि किस तरह की ज़बान पे आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं और कितना गुस्सा आता है, कितना। मैं हैरान हूँ कि क्या हमारे मीडिया में अब फीमेल एंकर्स जो हैं या मेल भी, क्या उनको इस तरह की ज़बान जो कि बहुत यूनिक थी, आमतौर पर ऐसे नहीं होती, क्या उनकी पूरी बॉडी ने एकदम से रिस्पॉन्ड को रिएक्ट, गुस्सा कुछ नहीं आया उनकी तरफ से? हाँ, ये बड़ी हैरतनाक, मुझे हैरत हुई। लेकिन मैं उसकी जगह होता तो मैं फौरन ब्रेक ले लेता। ये तो सबसे आसान काम है, ये तो किया जा सकता था ना। देखिए जो बेसिकली उसे करना चाहिए था, एक तो ये कि उसने, मैं बिल्कुल जो मारवी ने उसको इंटरप्रेट किया, मैं उसको और बीच में इंटरवीन किया, मैं उसे प्रोफेशनली जस्टिफाइड नहीं करता। ठीक बात है। मेरा नहीं ख्याल कि मारवी को ये करना चाहिए था। मारवी को उसकी बात सुननी चाहिए थी, उसके बाद अपनी बात करनी चाहिए थी। लेकिन जिस वक्त उसने ये अब्यूसिव लैंग्वेज की, उस एंकर को उसी वक्त उन्हें रोकना चाहिए था। उनसे कहा कि आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, और मैंने ऐसे शोज़ में देखा है कि लोगों ने रोका है इस चीज़ को, उसे रोकना चाहिए था। उसके बाद भी अगर वो चुप नहीं रहते तो जैसे वसत कह रहे हैं, उसे कहता मैं एक छोटा ब्रेक ले लेती हूँ, और उसके बाद अगर वो उसी ज़बान पे आते तो आप बिल्कुल आप ये कह सकते हैं आपको कि आप उठ के अब अगेन
वो उस सीट पे एज एन एंकर, क्योंकि उसने कभी भी वो एज एन एंकर उसका वो नहीं रहा उसमें, उसको ऑल ऑफ अ सडन आप देखते हैं कि कोई एक को एंकर है एक प्रोग्राम में, हमारे फर्ज करें रिपोर्ट कार्ड में वो हैं। अब रिपोर्ट कार्ड में आप किसी प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं और बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव शो कर रहे हैं, उसमें बड़ा फ़र्क होता है उस चीज़ में। मेरा ख्याल है हमारे यहाँ क्योंकि कोई ट्रेनिंग का हम फेस देखते हैं जी, ये इसको बैठा दो, प्रोग्राम करवा लो, इससे वो चलते रहे, प्रोग्राम चल गया। मैंने ऐसा देखा है कि जहाँ गालम गलोच हुई है उस शो के प्रोमो बने हैं, इसलिए कि उन्होंने कहा यार इसकी रेटिंग तो कोई 7+2 आ गई थी। आपको याद है ये जिसकी बात कर रहे हैं आप, कंदील बलोच की, वीना मलिक याद है आपको? वीना मलिक को रुलवा के उस साल की हाईएस्ट रेटिंग आई उस शो की। तो इस तरह ये जो ऊपर की मैनेजमेंट है, ये जब तक इस चीज़ को एड्रेस नहीं करेगी ये इसी तरह चलेगा और किसी वक्त ऐसा आएगा कि कोई ना कोई बड़ा हादसा मजहर ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जी आप क्या कह रहे हैं? मेरा अगेन मेरा हमेशा से ज़्यादा फोकस जो है इस तरफ के बजाय उस तरफ रहता है। बतौर उस्ताद एक आदत सी हो जाती है कि आप शागिर्दों से मुखातिब होते हैं। कोई भी चीज़ अगर कामयाब हो रही है या रेटिंग आ रही है तो वो आपकी वजह से आ रही है। आपने वो चीज़ अगर डिस्क्रेडिट कर दी, डिस्करेज कर दी, डिसअलाउ कर दिया तो वो कभी भी कामयाब नहीं जब तक कंज्यूमर अपने राइट्स नहीं पहचानेंगे और अपने राइट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। उसमें ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हाथ है। हाउ कम शाज़ेब खानज़ादा कैन राइट देन एंड देयर काउंटर पर्सन लाइक मुशर्रफ, वो उसी वक्त वो गलत कहते हैं, मैंने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, वो उसी को गलत को सही नहीं कहेंगे, वो गलत को गलत ही कहेंगे। सो हाउ कम वन पर्सन कैन डू इट, अदर्स कैन नॉट। सो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं खराबी हमें भी है। दूसरे ये है कि रियल लाइफ सिचुएशन ये होती है कि फ़र्ज़ करें कि मुझे इस तरह की सिचुएशन से या आपको वास्ता पड़ता है, उस वक्त अगर मैं उस बंदे को या उस बंदी को शट अप कॉल दे दूं कि आपको ये हक नहीं है इस तरह की बात करने का, उस वक्त तो मुझे कर देना चाहिए, इसलिए कि मेरे सर पे उस वक्त मीर शकील उर रहमान नहीं खड़ा हुआ है। वो बात की बात है कि मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। उस वक्त तो मैं उस स्टूडियो में ऑल इन ऑल होता हूं और मैं ब्रेक ले सकता हूं। प्रोड्यूसर जितना भी ताकतवर हो, जब मैंने कह दिया ब्रेक ले लो तो उसके बाद उसे ब्रेक लेना ही लेना है, चाहे जितना भी पावरफुल प्रोड्यूसर हो। तो दीज आर लेम एक्सक्यूज। एक बात मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करना चाह रही थी कि जिन साहब के बारे में बात हो रही है, एक इंसिडेंट की बात हो रही है कि एक प्रोग्राम में उनको बुलाया और उन्होंने ये सब कहा, उसके पीछे तो उनका काम है। तो इतनी नाइविटी क्यों है देखने वालों की भी, इतनी मिसोजिनी उनकी हर स्टोरी लाइन में साफ दिखाई देती रही है। वो जिस वजह से पॉपुलर हुए हैं, जहाँ वो 2 टके की औरत कहकर उस जुमले से पॉपुलर हुए थे, इसी वजह से वो वहाँ बैठे थे। तो इतना वक्त लगाते हैं हम और इतनी इजाज़त देते हैं कि बात ये बड़ी बुनियादी वजह है। आपने शेख रशीद की बात की, आप फयाजुल हसन चौहान को उठा सुभान तो हम क्या गवर्नमेंट भी उनको वापस लाया गया कि यार ये मीडिया अटेंशन ज्यादा ड्रॉ करता है, वो शमशान बुखारी थोड़ा सा हल्का बोलते हैं, लिहाजा वो अच्छे सूबाई वजीर इत्तलात नहीं हो सकते, लिहाजा उनकी बजाय उसको वापस लाया गया। तो बदज़मानी जो है वो एक क्वालिफिकेशन है टीवी एंकर्स के लिए भी, रियासत की पॉलिसी भी है कि ऐसे लोगों को लेके आगे बढ़ाया जाए उसमें। और एक कंफ्यूजन, एक सीरियस टॉक शोज जो हैं वो एंकर प्रेशर में होता है जो सीरियस टॉक शो, मगर ये क्वालिफिकेशन दी ऑडियंसेस ने है। प्लीज हाँ जाहिर है, मैं तो बिल्कुल कोई वो नहीं। अब तो पार्लियामेंट भी रेटिंग पे चल रही है ना। मुराद सईद रेटिंग ले रहा है, अली मोहम्मद रेटिंग ले रहा है, राजीव पटेल रेटिंग ले रहा है, हमारी जगह देखिए पार्लियामेंट की रेटिंग पे आ गई। देख कौन रहा है, जो देख रहे हैं वो रेटिंग्स दे रहे हैं, ना देखें
देखिए उसमें आप ये अर्बन PSL देख लें तो ज़्यादा बेहतर देखिए होगा। अर्बन सिटीज में तो आप कह सकती हैं, लेकिन जिस झोपड़े में बैठे वो गरीब जो है वो छोटे सा टीवी उसको आप जो आपकी व्यूअरशिप एक्सपेंड हुई है ना, वो इतना मैसिव है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ये कहते हैं यार जलसे करने की क्या जरूरत है, हम टॉक शोज करके जो है वो अपने व्यूअर्स को ले लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो हम शहरों के लेवल पे तो अगर आप उसको रिस्पॉन्ड करें, और कराची में सबसे ज्यादा मीटर्स लगे हुए हैं रेटिंग के, और कराची जैसे शहर में अगर एक घटिया शो को रेटिंग मिलती है तो आई एम सॉरी, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। Also, I'd like to add something. सोशल मीडिया की बात हो रही थी, सोशल मीडिया रिस्पॉन्स भी हमें अभी नहीं ठीक से हैंडल करना आता। जब हम किसी बात को कंडेम भी करना चाहते हैं तो हम पहले उस बात को आगे बढ़ाते हैं, फिर हम उस बात को कंडेम करते हैं। ये जो क्लिप था वो इतना फॉरवर्ड हुआ है, इतना ज्यादा शेयर हुआ है कि इसकी जरूरत नहीं थी, इसके बगैर भी इसको कंडेम किया जा सकता था, एक पोस्ट में भी इसको कंडेम किया जा सकता था। लेकिन आई थिंक ये बात भी जानना जरूरी है, मैं जानना चाहती हूँ ये बात कि भारत ऑडियंस तो यही है, ठीक है ना, यही माइंडसेट है, और इसको छोड़ना भी नहीं है, इसको एड्रेस तो करना है, इसको इंगेज भी करना है। व्हाट इज द अल्टरनेटिव? उस वक्त आएंगे जब हम इस मौजू से हटते। 1 घंटा हमने उसी पे लगा दिया और असल जो मौजू था वो पीछे रह गया हमारा। तो अल्टरनेटिव हमारे पास अभी है नहीं। जब वो अल्टरनेटिव आएगा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी या 2% की औरत या उसके मुकाबले में कोई चीज़, तो शायद हम उस पर बहस करेंगे। अभी तो 1 घंटा बिलाल हमने ये घंटा भी जो है अमर और उनकी बातों पे लगा। ये बहस भी रेटिंग में बह गई। और ये मैं कोई कंक्लूजन नहीं कर रहा, कोई इख्तिताम नहीं इस बहस का। दिस वाज पार्ट 1 और पार्ट 2 इंशाल्लाह दोबारा करेंगे हम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।